चोपड़ा जी जुड़ रही हैं, जो कि होम्योपैथ फिजिशियन हैं। डॉक्टर मनु रचना, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं डॉक्टर मनु रचना से आपका परिचय करा दूं कि ये फिजिशियन और कंसल्टेंट हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस है और नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अपना BHMS किया है। और करंटली ये डॉक्टर नितिन चोपड़ा मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक में काम कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जो कि पीतमपुरा और तिलक नगर में है। और इनका परिचय देते हुए मुझे इसलिए भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं डॉक्टर मनु रचना चोपड़ा से पिछले 25 सालों से जुड़ी हूँ, और बहुत समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती है और मैं इनसे जानती रहती हूँ, जानकारी लेती रहती हूँ। और डॉक्टर मनु रचना चोपड़ा जी के साथ साथ इनके हस्बैंड डॉक्टर नितिन चोपड़ा भी बहुत अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर हैं। मैं अगर वो आसपास हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने व्यूअर्स में देखा था उनको, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर मनु रचना के बारे में जो एक बात और मैं एडिशनली बताना चाहती हूँ कि ये नेचुरोपैथी से भी जुड़ी हुई हैं और एक्यूप्रेशर से भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये सारी पैथीज को मिला करके किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हैं, आज हम इस कार्यक्रम में इनसे इसी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मनु रचना, आपका स्वागत है फिर से एक बार। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि मैं अभी डॉक्टर मिनी मेहता से भी बात कर रही थी कि आपके पास कोविड के दौरान जो पेशेंट्स आते हैं या अदरवाइज जो भी आपके पेशेंट्स आते हैं, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होम्योपैथी और नेचुरोपैथी किस तरह से मिलकर के काम करती हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। होम्योपैथी में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए माइक के पास आके। जैसे डॉक्टर मिनी मेहता ने भी कहा कि होम्योपैथी में हम लक्षणों पे काम करते हैं, लक्षण के अनुसार हम दवाई का चुनाव करते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि एक जो दवाई है वो हम 100 मरीजों में सेम दवाई जाए, और ये भी हो सकता है कि 100 दवाइयों को आप अलग अलग मरीजों को अलग अलग सबको चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उनको 5 अलग अलग दवाइयां भी जा सकती हैं। ये सब लक्षण पे करता है। अब जब भी कोई इस तरह का एपिडेमिक फैलता है तो हमेशा होम्योपैथी फैकल्टी का एक होता है कि जीनस एपिडेमिकस निकाला जाता है, एक मेडिसिन जो जनरली सारे सिम्टम्स को, जो जनरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं लोगों में, उनको कवर करती है। जैसे इस बार जीनस एपिडेमिकस आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन थी। बट अब उसमें ये होता है कि लोगों को क्योंकि होम्योपैथी के बारे में इतना पता नहीं है, तो सब लोग उस दवाई को लेना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग ह्यूमन बीइंग्स पे की जाती है, अगर आप उस मेडिसिन को ज्यादा लेंगे तो उसके लक्षण आप में आने लग जाएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। होम्योपैथी मतलब ये कि आप जिस बीमारी के लिए मेडिसिन लेना शुरू करती है, उसी के लक्षण आने लग जाते हैं। अगर आप में वो प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको एज प्रिवेंटिव, कई लोगों ने एक मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, तो फिर उसमें उसके लक्षण आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर मेडिसिन लें। जैसे अगर फर्स्ट 3 डेज में जो भी कोविड का होता है, उसमें कम से कम आपकी 10 से 15 मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मल उसमें जाती हैं। अब आप अपने आप से ये डिसाइड नहीं कर सकते या व्हाट्सएप देख के या गूगल करके कि मैं ये मेडिसिन ले लूं, इतने दिन ले लूं, वो नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर आपका फिर भी सिम्टम्स बढ़ते हैं, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं मेडिसिन या नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज की मेडिसिन अलग होती हैं। अगर निमोनिया सेट हो गया है, उसके लिए मेडिसिन अलग होती हैं। अभी पीछे हमने जो देखा कि एक मेडिसिन का बहुत नाम चला, अगर जिसको भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है आप वो टिंचर ले लीजिए, तो जी, यही मेरा प्रश्न हाँ, था। ये बहुत ही मिसयूज हुआ उसका। जिस व्यक्ति में तो उसके लक्षण है उसमें तो वो हेल्प करेगी। अब ये कहा जाता है कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आपको वो साइड इफेक्ट ना भी दे तो भी आपको हेल्प तो नहीं करेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। निमोनिया के लिए भी हमारे पास बहुत सी मेडिसिन होती हैं, टिंचर फॉर्म में भी होती है, पोटेंसी में भी होती है, इवन ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी हम देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको, अगर आपका लंग का राइट हिस्सा इफेक्टेड है या लेफ्ट साइड इफेक्टेड है या लोअर लोब इफेक्टेड है, अपर लोब इफेक्टेड है,
ये सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको प्यास कैसी लग रही है, आपको ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है, अगर आपको बुखार आ रहा है तो ठंड लग के चढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी बातें हमें इस तरह की पेशेंट से पूछनी पड़ती है। तब जाके हम उसका एक पूरा केस एनालिसिस करके और फिर मेडिसिन निकालते हैं। अच्छा, एक बात जो मुझे पूछनी थी कि जैसे स्किन एलर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एलोपैथी में इसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और उसके बाद वो कुछ महीनों बाद फिर दोबारा उठती है, फिर उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से ये चलता रहता है। तो क्या होम्योपैथी में इसका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथ इट रिमूव्स द डिजीज फ्रॉम द रूट्स। हाँ जी, सो तो एक्चुअली क्या कुछ ऐसा है किसी भी इसमें? तरह की जो एलर्जीज होती हैं उसमें होम्योपैथी का यही रोल होता है कि हम सप्रेस नहीं करते हैं, हम आपकी बॉडी को इम्यूनिटी उसकी बढ़ाते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि जिस भी वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रही है उस कॉज को इरेडिकेट किया जाए। तो इसलिए हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट क्या है उस प्रॉब्लम का। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई फिजिकल उसका कारण नहीं होता, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो वो पूरा हमारी केस चेकिंग में इसी ढंग से आता है, उसके अकॉर्डिंग चूज करके मेडिसिन दी जाती है। और अब 20 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, तो ये मैंने देखा है कि एलर्जी के केसेस में काफी आराम मिल जाता है और बहुत से केसेस में पूरा पूरा आराम मिल जाता है। लेकिन एक बात ये जरूर होती है कि अब इसी में लोगों को लगता है कि ये होम्योपैथी ज्यादा टाइम लेती है। देखिए, अगर आप हमारे पास जुकाम के लिए आए हैं, ठीक है, तो हम आपका 2 से 3 दिन में जुकाम खांसी ये ठीक कर सकते हैं। बट आप अगर हमारे पास एक एलर्जी लेके आए हैं या सोराइसिस की प्रॉब्लम लेके आए हैं या साइनस की प्रॉब्लम है जो आपको कई साल से परेशान कर रही है, तो हम राइट। पेशेंट को यही कहते हैं कि आप हमें हर साल के लिए कम से कम 1 महीना दीजिए। अगर आपको 6 साल से प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट गिव्स अस 6 मंथ, तो वो उसमें हम आपको ठीक कर देंगे। बट अब उसको आप कहें कि एकदम हमें इमीडिएट रिलीफ आ जाए, वो नहीं उसमें पॉसिबल होगा। मतलब ये कि आप उसको पूरा ट्रीटमेंट आपको नेचुरली एलोपैथी में भी यही बात है। और अभी एक प्रश्न मैं इस पे स्क्रीन पे पढ़ रही थी, वो ये था कि डाइट के बारे में, सिंस दे आर आस्किंग कि यू आर एसोसिएटेड विद नेचुरोपैथी एज वेल, तो हमें किस तरह से कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? वैसे तो कोविड के बाद आप कहें या कोविड के दौरान या बाद में या पहले, जैसे भी है, डाइट हमारी नेचुरल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी फैट डाइट पे ऐसे जाते हैं कि सिर्फ कार्ब्स लेने हैं या सिर्फ प्रोटीन्स लेने हैं या सिर्फ आप फ्लूइड्स ही लिए जा रहे हैं या फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं, तो वो हेल्प नहीं करता है। सबसे पहली बात, अपनी बॉडी को सुनना चाहिए कि आपको इस समय अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पीजिए। ये नहीं कि आप उस समय आप कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ जाए। अगर आपको भूख लग रही है तो आप प्रॉपर खाना खाइए। चिप्स बिस्किट उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। उससे आपका पेट भरा हुआ आपको महसूस होगा, क्योंकि मुंह चल रहा है तो दिमाग को ये 15 मिनट्स में चला जाएगा मैसेज कि आपका पेट जो है वो भर गया है, बट आपका न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर आप पोस्ट कोविड के हिसाब से पूछते हैं तो आप फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आम, केला, ये चीजें हम नहीं खा सकते हैं। बेस्ट हम जो सुपर फ्रूट मानते हैं वो अनार होता है, जो बहुत हेल्प करता है पेशेंट को। डेली का एक अनार आप खाइए, इवन ड्यूरिंग फीवर भी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ठीक है। आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो साबुत फ्रूट्स खाइए इंस्टेड ऑफ जूसेस, और रेडीमेड जूसेस तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, आप ठीक है। दालें हल्की लीजिए। हल्के प्रोटीन डाइट आपने बढ़ानी है, बट आपको उसको बैलेंस करना है, क्योंकि आपका लिवर और किडनी वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आपको इजीली जो डाइजेस्टेबल फूड हो, हल्की दालें, हल्का खाना, जब भूख लगे उस हिसाब से खाना, हल्का फुल्का व्यायाम, ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। मतलब ये कि हमें अपनी डाइट अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस डाइट लेनी है और नेचुरल डाइट लेनी है। अभी एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, दे आर लाइफस्टाइल diseases or like it remains for lifelong,
क्या ये बात ठीक है कि ये सारी जिंदगी रहती है, कभी खत्म नहीं होती? मैंने अपनी प्रैक्टिस में वैसे बहुत से केसेस में देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पे जब लोग लग रहे हैं तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन उन दोनों में भी पूरा आराम हुआ है, मतलब पेशेंट को बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन अगर वो पहले से ही हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं कई सालों से, या डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हैं, या इवन थायराइड भी हम इसी उसमें ले, अगर वो इस तरह की मेडिसिन बहुत टाइम से ले रहे हो तो उनको एकदम वो दवाइयाँ छुड़वाना मुश्किल होता है, प्लस उनका एकदम ठीक होना भी थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है। अगर वो होम्योपैथिक से ही ये स्टार्ट करते हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मैं जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर मनु रचना से तो वो पूछ सकते हैं। और मैं बात को अभी आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर, आपने ये लिखा है मैग्नेटोथेरेपी, व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी इट इज? जस्ट थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए। नेचुरोथेरेपी में यही सब आता है जो हमारे आयुर्वेदास में जैसे लिखा है कि जब ऋतु चेंज होने में होती है तब आपको उस ऋतु के अनुसार उसमें बताया होता है कि आपने ये खाना खाना है। जैसे कि अगर हम लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, ठीक है, तो लोहड़ी में जनरली हम तिल और ये सब जलाते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक तो होता है कि नई फसल आ रही है, दूसरा ये कि ये तिल गुड़ ये सब गर्म चीजें हैं। अब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा, आपको ये गर्म चीजें नहीं खानी है, इसीलिए हम उन्हें आग में डाल के स्वाहा कर रहे हैं कि अब हम ये नहीं खानी है। लेकिन हम ठीक है। लोग उल्टा करते हैं। इसी तरह फिर हमारा होली का त्योहार आता है। अब होली पे हम मनाते हैं बसौड़ा। बसौड़े का मतलब क्या होता है कि बासी खाना अब से नहीं खाना है क्योंकि टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो आपको बासी खाने को अवॉइड करना है। लेकिन लोग और उस दिन बासी खाना बना बना के रख के उस चीज को खाते हैं। तो ये जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं उनको हमने अपने मिथ में अपने ही अगेंस्ट कर लिया है। तो नेचुरोपैथी में आपका खान पान, ऋतु के अनुसार आपका पहनावा, आपने किस तरह के पानी से नहाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, आपको कौन से फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अब जैसे हर तरह के जी। फल सब्जी हर ऋतु में मिलते हैं, जबकि अगर आप आम भी जाएंगे आपको सर्दियों में भी आम मिलेगा, इवन तरबूज खरबूजा भी आपको सर्दियों में भी मिलेगा। बट वो आपको आप उस समय खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि जब लू चलती है तब हमें ज्यादा पानी की हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो जून तक आप तरबूज मतलब खरबूजा सीजन खाएंगे, बहुत सीजन के बढ़िया। हिसाब से हाँ जी, मौसम का फल और मौसम की मौसम की सब्जी, सब्जी। और और वो भी संतुलित मात्रा में। जी जी, उसी के हिसाब से आप ये जो मैग्नेट थेरेपी है, इट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू दैट। सो डॉक्टर मनु, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास इस वक्त, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आध प्रश्न लेती हूँ मैं। मुझसे एक ये पूछा गया है कि हाँ, हालांकि हमारा ये प्रोग्राम लाइक एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है, हाँ जी। बट एक प्रश्न पूछा गया है कि एलोपैथी में शल्य चिकित्सा होती है, क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ है? इस क्या उसमें इस तरह का कोई प्रोसेस है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है हाँ जी, वीवर का। मैं आपका प्रश्न बिल्कुल समझ गई हूँ। होम्योपैथी में जो बहुत सी चीजें एलोपैथी में सर्जरी बना दी जाती हैं, जैसे कि अगर आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम है जिसको कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट जनरली हमने देखा है वो टोटली अवॉइड किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसको वैसे ही ठीक कर सकते हैं, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत से जरूरत नहीं ऐसे पड़ेगी। केसेस हैं जिनमें हम होम्योपैथिक लेके सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। फिशर्स का इसमें केस आता है, पाइल्स की इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इवन अल्सर्स की, स्टमक अल्सर्स की इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें सर्जरी को एक वो मान लिया जाता है कि हम करें। हाँ, अगर देखिए, अगर एक्यूट एकदम है, कोई एक्सीडेंट हुआ है सपोज, ठीक है, आपकी जी। बोन फ्रैक्चर है या कुछ है, आपको उसके लिए जाना ही पड़ेगा। बट उसके साथ भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ड्यूरिंग सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी भी, जल्दी हीलिंग में होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प करती है। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जान सकते हैं कि आपकी कंडीशन एक्चुअल सर्जिकल है भी या नहीं, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है, और अगर सर्जरी उसमें है भी तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको जल्दी हील करने में कैसे हेल्प करती जैसे फॉर एग्जांपल लाइक स्टोन की प्रॉब्लम है, मैं अपना अनुभव यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो वीवर ने पूछा कि शल्य चिकित्सा की बात की, तो मुझे स्टोन के लिए सर्जरी के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया, बट उसके बाद मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली
और लगातार 1 महीने लेने के बाद मेरा स्टोन निकल गया। ये वो स्थिति थी जब स्टोन शायद बहुत बड़ा नहीं था, पर मुझे होम्योपैथी डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो स्टोन है ये क्रश होके अपने आप से निकलेगा, इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बहुत बड़ा स्टोन भी निकल जाता है होम्योपैथी के माध्यम से? मेरा अपना एक्सपीरियंस किडनी स्टोन्स के मामले में तो बहुत ही अच्छा रहा है। उसमें तो बिल्कुल भी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होती। इवन 11.5 mm का स्टोन मैंने सिर्फ मेडिसिन दे के निकाला हुआ है विद रिपोर्ट। ये हमारी वेबसाइट पे हम अपने केसेस डालते रहते हैं, तो वहां पे ये है। अदर थिंग इज कि कई बार वो स्टोन चूरा बन के निकलता है, कई बार साबुत भी निकल जाता है। अभी आप यूरेथ्रा का अगर साइज देखें तो वो कहा जाता है इट्स जस्ट 0.6 mm, ठीक है। तो उसमें से इतने बड़े स्टोन कैसे निकलेंगे? होम्योपैथिक मेडिसिन यूरेथ्रा को डायलेट करने का काम करती है। उस समय उसको डायलेट करके कई बार वो अगर ब्रेकेबल उसमें है स्टोन तो उसको ब्रेक करके निकाल देती है, और कई बार साबुत का साबुत भी निकाल देती है। तो बड़े स्टोन्स भी निकल जाते हैं। और इस किडनी स्टोन का ठीक बहुत है, अच्छा एक्सपीरियंस बहुत होम्योपैथी से। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और इनफैक्ट बहुत सारे प्रश्न भी मैं ले पाई। साथ ही साथ मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके नाम पढ़ देती हूँ। हमारे साथ डेजी ग्रोवर जी जुड़ी हुई हैं। डेजी जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुमन बालाजी हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अरे वाह, अंकुर सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और नितिन जी, अगली बार मुझे आपकी एडवाइस भी चाहिए और मैं आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप भी हमारे शो में आएंगे। ऋषिता टंडन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करती हूँ। और आप सब दर्शकों का जिनके नाम मेरे पास नहीं आ रहे या जिन्होंने मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, शायद उनके नाम या कमेंट्स मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको मैं बाद में पढ़ पाऊंगी, तो मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मनु, जाते जाते आप कुछ हमारे दर्शकों को, कुछ अपने पेशेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहती हूँ तो? एक्चुअली मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिकली कोविड उस पे है। पोस्ट कोविड हमें ये देखने में आ रहा है जैसे कि अब 18 से 20 दिन का भी क्वारंटाइन हो गया, मेडिसिन सारी होगी, चाहे आप किसी भी पैथी में आपने मेडिसिन ली हो, खासकर अगर एलोपैथी उसमें ली है, तो फीवर आपका नहीं टूटता है। आपको 99 फीवर फिर भी चलता रहता है, या बिल्कुल चलता रहता है। माइल्ड कफ आपको बनी रहती है, और आपको बहुत वीकनेस रहती है, जिसमें जैसे बताया भी और डॉक्टर्स ने कि 1 महीना आपको रिकवरी में लगभग लग जाता है। तो इसमें अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, सिंगल डोज मेडिसिन से उनका ये फीवर एक ही दिन में वो नॉर्मल उस पर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हिल जाता है, तो वो इससे ठीक होता है। दूसरा, वीकनेस के लिए भी स्पेशल टिंचर्स होते हैं होम्योपैथी में, जो आपकी बॉडी को एज टॉनिक काम करते हैं, आपकी मसल्स पे, आपके फ्लूइड्स पे, आपका बीपी वगैरह रेगुलेट करने में काम करते हैं, और वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। और एंड में मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपनी नेचर को समझिए, अपनी संस्कृति को जानिए, उसको अपनी लाइफ में अकोमोडेट करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, उससे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। कोविड कोई पहली ऐसी बीमारी नहीं है, हमने पीछे डेंगू भी देखा है, चिकनगुनिया भी देखा है, और भी सब बीमारियां देखी है। चेंजिंग सीजन में ये होती ही होती हैं। इनसे बचने का सबसे सुलभ सरल उपाय यही है कि आप नेचुरली चलिए, अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट लीजिए, आपका ये जो फास्ट फूड है ये कम से कम या ना ही खाइए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इन सब चीजों से वैसे ही बचे रहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनु दक्षिणा चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और दोस्तों, एक मैंने छोटी सी वीडियो बना करके डाली है, वो मैंने सबको भेजी है, यूट्यूब पर भी है। उसमें ये है कि जब मैं अपने अनुभव के आधार पर मैंने वो वीडियो डाली है, बनाई है, कि जब आप, जिस वक्त आपको बुखार है या आपको कोविड हो चुका है और आपकी सांस रुक रही है या आपको कुछ और समस्याएं हैं, तो उस वक्त बहुत सारे नुस्खे आपके पास आते हैं कि ऐसा करो, प्याज पे नमक डालो, या ऐसा करो कि आप थोड़ा सा लौंग लो और कपूर लो और उसको सूंघ लो। मैं अपना अनुभव डॉक्टर मनु बताना चाहती हूँ कि उस वक्त आपको स्मेल नहीं आ रही है,
आपका टेस्ट नहीं है और आप उस वक्त कुछ भी, मैंने सब करके देखा, कुछ काम नहीं करता, देन आई हैड टू कॉन्टेक्ट माई डॉक्टर। तो मुझे डॉक्टर से बात करके उसके बाद जो भी मैंने किया दैट वाज फ्रूटफुल, उसके रिजल्ट्स आए। तो ये मैंने उस छोटी सी वीडियो में यही मैसेज दिया कि ये सब चीजें इकट्ठी करो, नैपकिन में लपेटो और उसको डस्टबिन में डाल दो एंड फॉरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो। सो अपना एक कोविड के, हाँ जी, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि कैंफर जो होता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होम्योपैथिक में भी। और अगर आप वैसे सिंपल कैंफर को लेते हैं तो अगर आपका नाक बंद है वो तुरंत नाक खोलता है, बट इट इज पॉइजनस, वो आपकी नाक को बिल्कुल ड्राई कर देता है। अगर आपने उसका एक्सेस यूज किया तो इट एक्चुअली इज पॉइजनस और वो बाकी मेडिसिन के इफेक्ट को भी खत्म करता है। तो अगर आप ये, अगर हम मान लें कि आयुर्वेदिक या नेचुरल उसमें है ये चीजें, तो आप उनकी पैथी के डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर यूज कीजिए। किसी भी चीज को आप अपने आप से घरेलू नुस्खे इस तरह के ना इस्तेमाल करें, तो वो बेस्ट है। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी थोड़े से नाम पढ़ दूं। कविता सेठी जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आशीष मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे नाम इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, अगर किसी का नाम मैं नहीं पढ़ पाई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। और हमारा ये भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और कोई व्यवधान ना आए और हम इसी प्रकार से प्रस्तुति खुला मंच पर एक दूसरे से मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर एक बार नई समस्याओं के साथ, नए विषयों के साथ, और नहीं तो बहुत सारी कविताओं के साथ। और जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि मुझे ये भी पता चला है कि डॉक्टर मनु रचना चोपड़ा जी बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। तो मैं, जाहिर बात है कि अगला सेशन जो लूंगी इनसे, उसमें कविताएं भी सुनेंगे, सुनाएंगे और एक अच्छी सी बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।